अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर्स का जो चैप्टर है 5th चैप्टर उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, उसमें जो स्टेटर है उसके ऊपर अगर आर्मेचर वाइंडिंग है तो वो किस तरह से पड़ी हुई है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है उसकी और उसके बाद मेनली हमने रोटर को देखा कि रोटर जो है हमारा उसके ऊपर क्योंकि फील्ड वाइंडिंग होती है तो ऑब्वियसली उसको हमने एक्साइट करना है, उसको एक्साइट करने के मेथड्स क्या-क्या हैं, हमने बोला था 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो ब्रशलेस डीसी एक्साइटर यूज़ कर सकते हैं हम जो बेसिकली क्या है डीसी जनरेटर विदिन ए लार्ज सिंक्रोनस एसी जनरेटर और उसके अलावा जो दूसरा था चीप मेथड वो हमारे पास था कि ब्रशेज़ इस्तेमाल करें और उसके बाद उसके आगे चलें। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने एक्साइटेशन करंट को चेंज करना हो तो ऑब्वियसली अगर ब्रशेज़ लगे होंगे तो फिर तो हमारे लिए ईज़ी है, हम वोल्टेज को बाहर से क्योंकि एक्सटर्नली दे रहे हैं सोर्स से। अगर हम वो वोल्टेज ज़्यादा कर देंगे तो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट फील्ड वाइंडिंग वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम डीसी एक्साइटर की बात करें तो वो क्योंकि ब्रशलेस था तो उसमें हमने फिर ये बोला था कि उसके साथ जो डीसी एक्साइटर है वो बेसिकली एक डीसी जनरेटर है जिसका स्टेटर जो है वो फील्ड वाइंडिंग है। तो हम स्टेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी हम जो आरएफ की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके उसका फील्ड करंट चेंज करेंगे। उसका फील्ड करंट चेंज होगा तो फाई चेंज होगा तो उसके आर्मेचर में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज चेंज होगा। और अगर वो वोल्टेज चेंज होगा तो वही वही वोल्टेज जो है वो बेसिकली ड्राइव कर रहा था हमारे जो लार्ज सिंक्रोनस मशीन है उसके रूटर पे पड़ी हुई फील्ड वाइंडिंग को। तो वो ईएमएफ अगर कम हो जाएगा तो आईएफ जो फ्लो कर रहा है मेन जनरेटर की मेन फील्ड वाइंडिंग से जो रूटर के ऊपर है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आरएफ जिस तरह भी हम चाहें उसको क्योंकि हमें पता है कि उसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम अगर अपने ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर हम कम करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बढ़ाने और कम करने का हमने देखा था कि मेथड्स क्या-क्या हैं, हमारे पास के, फाई और ओमेगा 3 चीज़ें होती हैं। के तो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन पे जो हम बदल नहीं सकते। पीछे बचता है ओमेगा और ओमेगा की हमने बात की थी कि जब भी हम अ, एसी जनरेटर्स की बात करेंगे तो ओमेगा बेसिकली मैकेनिकल स्पीड है। अब मैकेनिकल स्पीड जो है वो अगर हमने फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो फिर हमें मैकेनिकल स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एंड पे हमने यही बात की थी कि अगर हमने 50 हर्ट्ज़ लेने हैं और 2 पोल जनरेटर है तो हमें पता है कि हमारी स्पीड हर सूरत जो है वो 3600 आरपीएम्स होनी चाहिए। अगर इससे बढ़ेगी या कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी जिसको चेंज होने देना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू maintain the speed of 3600 if we want to extract 60 hertz signal and if we want to extract 50 hertz signal we have to maintain 3000 rpms for a two pole machine और ये चीज़ डिक्टेट कौन सी करती थी? ये हमारे पास जो फ़ॉर्मूला था, इससे हमने कहा था हमें पता चलेगा कि ये हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी मशीन के नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो हमारी मशीन की स्पीड क्या होनी चाहिए। अब हमें पता लग गया कि ईएमएफ जो है, वो हम ना तो ओमेगा से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। ना ही हम कांस्टेंट जो के है, जो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन के ऊपर, ना हम उसको बदल सकते हैं। तो ओनली थिंग दैट वी कैन चेंज इज़ फाई और फाई हम कैसे बदल सकते हैं, सो उसका भी मैंने आपको एक रिव्यू दोबारा से दिया भी है। तो सबसे पहले इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज देखते हैं कि आता क्या है। अभी हमने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो फंडामेंटल्स के अंदर हमने देखा था कि ईए की जो वैल्यू है, अब ईए की जो वैल्यू है वो फेज़ एक फेज़ के ऊपर यानी एक कॉइल के ऊपर जो जनरेट हो रही है ईएमएफ उसकी वैल्यू है, आर्मेचर के ऊपर। ठीक हो गया? तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना था कि 1 सेकंड। इसके अंदर हमने ये देखना था कि हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी हमने वो तो ये निकाली थी √2 पाई एन सी फाई और एफ। अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो है अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो ईएमएफ है उसको हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें जो ये इक्वेशन है ई इज़ इक्वल्स टू √2 पाई एन सी फाई और एफ। इसके अंदर जो एफ है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी थी। अगर आपको याद हो तो। अब हम चाहेंगे ये कि हम इस इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को
चेंज करें मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि हमें ये पता लगे कि मैकेनिकल स्पीड के साथ हमारा क्या ताल्लुक है ईएमएफ का, ताकि हम एक मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ईएमएफ एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ जो है वो हम उसको ड्राइव कर सकें। तो बेसिकली ये एफ जो था ये आया कहाँ से था? आया इधर से था कि हमने 2 पाई एफ जो है उस ओमेगा ई की जगह 2 पाई एफ जो है वो हमने लिखा था, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो इलेक्ट्रिकल थी। अब इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज करना है मैकेनिकल के अंदर, तो पहले तो इसे हम ओमेगा ई में बदल लेते हैं। हम वापस इसे 2 पाई एफ की फॉर्म में ले गए। जब हम 2 पाई एफ की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां अंडर रूट 2 था, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर ली 2 पाई एफ। 2 पाई एफ की जगह अब हमने लिख दिया ओमेगा ई। ओमेगा ई और ओमेगा एम के दरमियान में एक रिलेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एम, ये बराबर होता है ओमेगा ई के। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की भी एक एक्सप्रेशन थी, इसी तरह आरपीएम्स के टर्म में भी एक एक्सप्रेशन हमने निकाली थी जब हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्मॉल पी आपको नजर आ रहा है, ये जो स्मॉल पी है ये टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये अगर हम इस पूरे को चेंज करके कैपिटल पी के साथ चेंज करें, इसको रिप्लेस करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पी ओवर 2 है ये बेसिकली इसमें जो स्मॉल पी है वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं, और अगर कैपिटल पी लिख दें इस पी ओवर 2 की जगह, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ पोल पेयर्स हैं। ठीक हो गया? अंदाजा हो गया होगा यहाँ पे, अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स 2 होते तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यानी कि नंबर ऑफ पोल पेयर 1 था। इसी तरह 4 होते तो नंबर ऑफ पोल पेयर्स 2 थे। तो कैपिटल पी उसने रिप्लेस किया है पी बाय 2 की जगह। पहले उसने ये एज इट इज पुट किया पी बाय 2 ओमेगा एम फाई। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 भी कांस्टेंट है, ये अंडर रूट 2 भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ये भी कांस्टेंट होगा, और नंबर ऑफ पोल्स जो है ये भी मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी कांस्टेंट होंगे। तो हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है के की वैल्यू। इसकी जगह हमने के लिख लिया, और के की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या है, एन सी स्मॉल पी ओवर 2 अंडर रूट 2, या फिर अगर पी ओवर 2 की जगह हम कैपिटल पी लिख दें तो एन सी कैपिटल पी ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पे जो पी है इसको याद रखना है कि कैपिटल पी का मतलब है नंबर ऑफ पोल पेयर्स, और स्मॉल पी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि हमने ईएमएफ की इक्वेशन देख ली कि बेसिकली जो जनरेटेड ईएमएफ है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक कांस्टेंट के पे, एक फाई पे, एक ओमेगा एम यानी मैकेनिकल स्पीड के ऊपर। अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास ई ए को हम बदल कैसे सकते हैं, तो हमने कहा ओमेगा एम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, के को भी हम ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फ्लक्स को बदलने से हम ई ए को बदल सकते हैं। तो दस ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड टू द स्पीड, बट द फ्लक्स इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द फील्ड करंट। हमें पता है फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है जो रोटर सर्किट में से फ्लो कर रहा है। तो अगर हम ई ए का रिलेशनशिप देखना चाहें आई एफ के साथ, तो वो एग्जैक्टली वही होगा जो फाई का रिलेशनशिप है आई एफ के साथ। ये हमारे पास वही मैग्नेटाइजेशन कर्व है। आई एफ अगर हम इंक्रीज करते थे तो फाई इंक्रीज करता जाता था लीनियरली एक हद तक, उसके बाद सैचुरेशन आ जाती है और वहां पे नी बन जाता है, और उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है कर्व। तो ये हमारे पास आई एफ और फाई का ग्राफ था। तो अब अगर हम ओमेगा नहीं बदल सकते और अगर हम के नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि आई एफ और ई ए के दरमियान में भी अगर हम कांस्टेंट आई एफ और ई ए के दरमियान में भी अगर हम ये देखना चाहें कि रिलेशन क्या है, तो वो वही होगा जो फ्लक्स का होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा सिंक्रोनस, जो कांस्टेंट है, के इज ऑलरेडी कांस्टेंट। तो बेसिकली क्या है, आई एफ को बढ़ाते जाएंगे, ई ए बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही बेंडिंग स्टार्ट होगी ई ए भी जाहिर बात है अब आई एफ को बढ़ाने से कम चेंज होगा, और फिर एक हद ऐसी आएगी जिसमें आई एफ को हम इंक्रीज करेंगे तो ई ए नहीं बढ़ेगा। उस वक्त जो है हमारा जो रोटर सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, उससे आगे फ्लक्स जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। तो आपने याद रखना है कि इस ग्राफ को जो है वो हम मैग्नेटाइजेशन कर्व तो कहते ही आपके जहन में होगा, और सेकंड नेम इसका इस केस में वो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्लोज सर्किट क्यों नहीं बोल रहे? इसकी रीजन आपको नजर आ रही है कि ग्राफ जो है वो आई एफ और ई ए के दरमियान में है। सिर्फ ओपन सर्किट कंडीशन में ऐसा होता है कि आई एफ कि ई ए जो है आपका वो वी टी के बराबर हो या वी फाई के बराबर हो जो बाहर आपको मिल रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही लोड डलता है तो आई फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और अगर आई फ्लो करेगा तो आई ए आर ए लॉसेज और वगैरह वगैरह जितने भी लॉसेज अभी हमने पढ़ने हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे।
तो वो हमारा ओपन सर्किट नहीं रहेगा। इस वजह से, क्योंकि यहाँ EA मेंशन्ड है, इसका मतलब है कि हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, हम इंड्यूस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी लॉस को कंसीडर इस वक्त नहीं कर रहे। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज देख लिया। अभी हमें ये पता लग गया कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, स्टेटर पे 3 वाइंडिंग्स हैं, रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग है, एक्साइटर किस तरह काम करता है, EMF किस तरह जनरेट होता है, EMF को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास फिजिकल फिनोमिनाज है। ठीक है, अब इन फिजिकल फिनोमिनाज के साथ हम आगे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर हमारा बेसिक मकसद है कि वी हैव टू एनालाइज द मशीन। एनालाइज करने के लिए हमने कहा था कि हम फिजिकल चीज को सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल चीज में, एक मैथमेटिकल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम किसी भी सूरत में उसके अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हम उसको टैकल कर सकें। तो बेसिकली वो क्या रहा है कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखना है। अब हमने उन सारी चीजों को जिनको हम जानते हैं कि इसके अंदर मौजूद है, उसको हमने मैनेज करना है कि इसके अंदर हम क्या करें। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें पहले ये पता लगना चाहिए कि सारे का सारा जो है जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं वो क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी हमारे इसको। उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट फ्लोइंग इन द स्टेटर। स्टेटर क्या है? स्टेटर के अंदर आर्मेचर है। इसका मतलब ये है कि स्टेटर जो है वो बेसिकली लोड उठा रहा है। जैसे ही रोटर सर्किट जो है वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, वही आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कि जैसे ही हम लोड कनेक्ट करेंगे स्टेटर वाइंडिंग्स के साथ, तो बेसिकली क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो करेगा। उसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो जो करंट होगा हमारे पास, वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, जिसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो पहली चीज जो इफेक्ट करेगी वो ये है, हमने इसको मॉडल करना है। दूसरी चीज क्या इफेक्ट कर सकती है कि आर्मेचर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस। अब हमें पहले केस में सेल्फ इंडक्टेंस को हमने डीसी के केस में इतना ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्योंकि हैवी वाइंडिंग है हमारे पास, ठीक है, जो स्टेटर के ऊपर है, आर्मेचर क्योंकि स्टेटर के ऊपर है, 3 फेज हैवी वाइंडिंग्स हैं, और उसमें से फ्लो करने वाला करंट जो है वो बेसिकली एसी है। हमें एसी ही जनरेट हो रहा है और हम एसी ही ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी रिएक्टेंस होगी, रिएक्टेंस होगी तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक अपोजिशन के तौर पे एक्ट करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल इसके अंदर आएगा। थर्ड चीज, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है? जितनी रेजिस्टेंस होगी, जाहिर बात है उतना हीट लॉसेस होंगे हमारे पास, IARA लॉसेस होंगे, वो भी इसके अंदर आएगा। और फोर्थ चीज जो इफेक्ट है वो हमारे पास है सेलिएंट पोल रोटर शेप का इफेक्ट। अब बेसिकली सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल का हमने आपस में पढ़ लिया था कि पहले सेलिएंट किस तरह के होते हैं, नॉन सेलिएंट किस तरह के होते हैं। सेलिएंट जो थे वो स्टिकिंग आउट टाइप के पोल से, तो इसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जहां पे स्टिकिंग आउट पोर्शन होगा और जहां पे नहीं होगा वहां पे एयर गैप ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे फ्लक्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। लेकिन ये चीज जो है वो हम अभी इस कोर्स के अंदर हम इसको केटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लिहाजा पहली 3 चीजें ऐसी हैं जो ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसको हमें मैथमेटिकल या इलेक्ट्रिकली मॉडल करना जरूरी है अगर हम अपना एनालिसिस करना चाहते हैं। क्योंकि EMF इंड्यूस का हमें पता है, IF का पता है, फाई का पता है, लेकिन इन चीजों को केटर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है और जो इनपुट थी उसके मुताबिक उसका क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली हमने इन 3 चीजों को करना है। सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन को लेके चलते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि वो क्या है, कि स्टेटर में से करंट फ्लो करेगा, वो जो करंट है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो क्या कर रही होगी, वो अपोज कर रही होगी। किस चीज को अपोज कर रही होगी? मेन मैग्नेटिक फील्ड को, और उसको वीक कर रही होगी। इसको हमने मॉडल करना है किसी एक एलिमेंट की फॉर्म में, ताकि हम फिर उसको मैथमेटिकली लिख सकें किसी इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे होता क्या है। ये हमारे पास एक मशीन है, जो अगर हम उसके अंदर देखें तो बेसिकली ये साइड पे जो है हमारे पास स्टेटर है, ये दरमियान में हमारे पास क्या है, रोटर है। इसके अंदर क्या है जी, ये आपको स्टेटर वाइंडिंग्स नजर आ रही हैं, आपको 6 सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। बेसिकली एक जो है वो, उससे करंट जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है और एक इनटू द स्क्रीन जा रहा है। तो बेसिकली एक लूप के 2 टर्मिनल्स यहाँ पे मेंशन है। और ये दरमियान में हमारे पास रोटर है। रोटर ऑब्वियसली उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग है, तो रोटर की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके अलावा उसकी रोटेशन की डायरेक्शन दिखाई हुई है कि काउंटर क्लॉकवाइज है। अब बेसिकली क्या होगा,
जब हम इस मशीन को ऐसे रोटेट करवाना शुरू करेंगे किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर के जरिए, तो होगा क्या कि ये जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है ये कट करेगी इन कॉइल्स को, और एज ए रिजल्ट हमारे पास इन कॉइल्स के अंदर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। वो जो ईएमएफ होगा वो ऑब्वियसली इन फेज होगा किसके, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये हमें पता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है ईएमएफ की भी वही डायरेक्शन होती है, उसका भी फेज जो है वो बेसिकली वो ही होता है। तो बी आर जो है वो मेन फील्ड है जो हमारी रोटर दे रही है, और ई ए मैक्स जो है हमारे पास वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर। ठीक हो गया। अभी वो कहता है कि फर्ज किया कि ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, हुआ तो जाहिर बात है इसके साथ कोई लोड अगर हमने लगाया हुआ था तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, उस लोड को ड्राइव करना शुरू कर देगा। वो कहता है लेट्स सपोज कि जो लोड हमने लगाया है वो लोड जो है वो लैगिंग नेचर का है। अब अगर वो लैगिंग नेचर का होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो करंट ड्रॉ करेगा वो इस ए मैक्स से लैग करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आई ए मैक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो करंट की डायरेक्शन है ये बेसिकली ई ए को लैग कर रही है, ये उससे पीछे रह रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचर ऑफ लोड जो है इस वक्त हमने सपोज किया हुआ है कि वो हमारे पास लैगिंग है। तो आई ए मैक्स हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। अब इस आई ए मैक्स की वजह से हमने बोला था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ये वो आई ए है जो स्टेटर में से आर्मेचर वाइंडिंग में से फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस आई ए मैक्स की वजह से एक और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। आर्मेचर रिएक्शन है तो वो स्टेटर प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑब्वियसली करंट के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्रीज के ऊपर होती है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये अगर हमारे पास आई ए था तो उसके 90 डिग्रीज के ऊपर हमारे पास एक बी एस आ गई। ये बी एस बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। तो अभी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, ये आर्मेचर रिएक्शन वाली है बी एस जो स्टेटर की है, और ये मेन फील्ड वाइंडिंग की बी आर की है। अब हो क्या रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली जब ये घूम रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कट करेगी इन्हें, और ये कट करेगी और इसकी वजह से भी कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, और वो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो प्लस ई ए मैक्स जो इसकी वजह से जनरेट हुआ था, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास टर्मिनल पे हमें मिलेगा, वो हमें फेज वाइंडिंग पे हमें मिलेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस बी एस की वजह से एक और जो ईएमएफ जनरेट हुआ था उसको हमने ई स्टेटर बोला हुआ था। तो जो वी फाई है जो वाइंडिंग के टर्मिनल पे हमें मिल रहा है वो बेसिकली क्या है, वो ई ए मैक्स प्लस ई स्टेटर, इन दोनों का सम है। तो वी फाई हमारे पास क्या आ गया, ई ए प्लस ई स्टेटर। और इस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो क्या होगी, ऑब्वियसली बी आर प्लस बी एस, और जो वी फाई होगा वो इन फेज होगा बी नेट के, क्योंकि बी नेट की वजह से ही वो हमें मिल रहा है। तो बेसिकली बी नेट क्या है, वो बी आर प्लस बी एस है। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये कंसिडर किया है कि अगर हमारा लोड जो है वो लैगिंग है, हम इसी के जरिए जो है अपनी एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, और फिर आगे जो फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है उनके लिए भी देख लेंगे कि क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम अगर इसको मॉडल करना चाहें तो मॉडल करने के लिए हमें ये देखना पड़ रहा है कि हमारा जो बी एस है, जो ई स्टेटर है बेसिकली, वो लैग कर रहा है मेन से, ठीक है। तो टू मॉडल आर्मेचर रिएक्शन नोट दैट ई स्टेटर लाइज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज बिहाइंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम करंट। और ये काम कहाँ होता है, ये काम होता है प्योर इंडक्टर में। प्योर इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि आई ए से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर होती है। जे, अगर आपको याद हो तो जे एक्स आई, जे का मतलब मैंने आपको बोला था कि 90 डिग्रीज होता है, और अगर 90 डिग्रीज लैग है तो इसका मतलब है माइनस जे, ठीक हो गया। तो ई ए को हम क्या लिख सकते हैं कि वो माइनस जे की डायरेक्शन में होगा। और दूसरी चीज ई ए की जो मैग्नीट्यूड है, अभी तक तो आ गई डायरेक्शन, ई ए का जो ई स्टेटर का जो मैग्नीट्यूड है, जो आर्मेचर रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, आई ए के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितना करंट जो है जो स्टेटर में से हम फ्लो करवा रहे हैं वो ज्यादा होगा, आर्मेचर रिएक्शन भी ज्यादा होगा, जाहिर बात है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली ई स्टेटर जो है वो उतनी ज्यादा होगी, बी एस जो है वो उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ई स्टेटर ज्यादा होगी। तो बेसिकली क्या है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो माइनस जे है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हम कहें कि x जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है,
इसको अभी छोड़ दो, एक्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ई स्टेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, एक चीज ये आ गई, और आई ए की डायरेक्शन क्या है, माइनस जे। तो बेसिकली ई स्टेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जे आई ए, ये बात समझ आ गई। अब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया उसने और उसकी जगह इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, तो ऑब्वियसली उसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको उसने बोल दिया यहाँ पे कि वो रिएक्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ई स्टेटर इज नाउ इक्वल्स टू माइनस जे एक्स आई ए। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे क्या है तो जो V5 था हमारे पास, हमारा मेन मकसद तो ये है कि हमें ये पता लगे कि जो आर्मेचर वोल्टेज है, यानी कि जो फाई के ऊपर वोल्टेज है, जो वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज है, वो हमें क्या मिल रहा है, हमने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है। तो V5 हमारे पास था क्या, V5 हमारे पास था ई ए प्लस ई स्टेटर। ई ए वो है जो इंड्यूस हुआ था आर्मेचर के अंदर, प्लस ई स्टेटर वो है जो इंड्यूस हुआ स्टेटर की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो बेसिकली ई स्टेटर की वैल्यू हमने निकाली माइनस जे एक्स आई ए। अब V5 हमारे पास हो गया ई ए माइनस जे एक्स आई ए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड किया। दूसरी चीज क्या थी, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग होगी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली वहां पे भी कोई ना कोई ड्रॉप जो है वो हमारे पास आएगा। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया कि ई ए माइनस जे एक्स आई ए माइनस, यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड, ये तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस आर ए आई ए। एक ये हो गया जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से है, एक ये हो गया जो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से है। अभी भी एक चीज कम है, तीन चीजें थी, एक आर्मेचर रिएक्शन था, एक रेजिस्टेंस थी, और तीसरी थी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम बेसिकली एक्स ए से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो भी माइनस जे एक्स ए आई ए होगा। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे रिएक्टेंसेस दो तरह की हैं, तो अगर हम माइनस जे आई ए को कॉमन ले लें तो अंदर बचता है x प्लस एक्स ए, और ये दोनों चीजें स्टेटर से रिलेटेड है। x क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, और एक्स ए क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल। इन दोनों के सम को हमने एक्स एस से चेंज कर दिया, यानी रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर कॉइल। तो अब हम इस V5 की इक्वेशन को लिख सकते हैं ई ए माइनस जे एक्स एस आई ए माइनस आर ए आई ए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज था टोटल, जो जो चीजें हमने इंक्लूड करनी थी क्या वो इंक्लूड हो गई। ये हमारे पास आ गया आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, ये हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, और ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस की वजह से। तो बेसिकली हमने जो हमारे जो जहन में जो हमें अभी तक लॉजिक समझ आई थी, जो फिजिकल फिनोमिना चल रहे थे सिंक्रोनस जनरेटर से रिलेटेड, वो सारे के सारे अब हमारे पास क्या है, हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में मॉडल कर लिए हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिफरेंट तरह के एनालिसिस जो है वो अपने कर सकें। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सारा कुछ जो हमने किया था ये हमने सर्किट की फॉर्म में बना दिया। ई ए उसके बाद जे एक्सेस आई ए होना चाहिए, यानी कि जे एक्सेस ये आ गया एक इंडक्टर की फॉर्म में, फिर आना चाहिए आर ए, उसमें से आई ए गुजरेगा, फिर आगे एक रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, और एक्सेस के अंदर ये दोनों चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये V5 है, यानी कि ये एक कॉइल के ऊपर है, ये V फेज है। हमारे पास टोटल 3 फेजेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के 3 इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे। एक ये बनेगा EA1 के लिए पहले फेज के लिए, एक ये बनेगा EA2 के लिए दूसरे फेज के लिए, एक ये बनेगा EA3 के लिए तीसरे फेज के लिए। तो इसमें से गुजरने वाला करंट IA1, इसमें से गुजरने वाला IA2, इसमें से गुजरने वाला IA3, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है किस चीज का, रोटर वाइंडिंग का। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, आर एडजस्टेबल, आर एफ और एल एफ, ये जिस तरह पहले से होता था हमारे डीसी के केस में, डीसी मशीन की केस में, क्योंकि ये डीसी ड्राइव ही कर रहा है इसलिए ये हमने एज इट इज लिख दिया। तो बेसिकली ये 3 पर फेज हमारे पास जो है वो 3 जो है इक्विवेलेंट सर्किट्स निकलेंगे। तो हमारे पास ये जो टोटल डायग्राम आई है ये हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर की डायग्राम आई है। लेकिन इसके अंदर भी अभी एक चीज की कमी है, वो क्या है, हमने कहा था ये जो आर्मेचर पे लगी हुई 3 कॉइल्स हैं, ये तीनों की तीनों जो है वो 2 तरह से कनेक्ट हो सकती हैं। या तो ये स्टार कनेक्शन में, स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होंगी, या फिर ये
डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होंगी, और जो जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होंगी उसके मुताबिक ही हमें पता लगेगा कि जो V टर्मिनल है, जो बाहर टर्मिनल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो किस तरह का होगा या उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इस केस में अगर आप देखो तो हमने स्टार में कनेक्टेड किया हुआ है इन तीनों वाइंडिंग्स को। स्टार में कैसे एक कॉमन पॉइंट है EA1, EA3, EA2, ये हमारे पास J एक्सेस और RA आगे EA1 के लिए, ये आगे EA2, EA3 के लिए, ये आगे EA2 के लिए। तो बेसिकली ये हमने स्टार की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में कनेक्ट किया। यहाँ अगर हम देखें तो V टर्मिनल जो है हमारे पास, ये दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं, तो वही ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट। तो VT हमारे पास बेसिकली क्या होगा, √3V5, यानी कि V5 क्या है, एक कॉइल के ऊपर जो, या एक वाइंडिंग के ऊपर जो हमारी वोल्टेज है, जिसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो √3 इंटू फेज वोल्टेज होगा अगर कनेक्शन Y है, और अगर कनेक्शन डेल्टा है जैसे इसके केस में, तो यहाँ अगर आप देखो तो EA1, EA2, EA3, और हमारे पास एक इन दोनों के दरमियान में जो टर्मिनल है हमारे पास, उसके दरमियान में एक ही वाइंडिंग आ रही है एट ए टाइम। इन दोनों के दरमियान में देखो एक आ रही है, इसके और इसके दरमियान में देखो तब भी ये वाली आ रही है, इसके और इसके दरमियान में देखो तब भी ये वाली आ रही है। तो इस केस में हमारे पास जो VT होगा दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू V5। जो भी एक फेज के ऊपर वोल्टेज है, वही वोल्टेज हमें जो है वो आगे टर्मिनल के ऊपर मिल जाएगा। और तीसरी बात ये कहता है कि इन केस ऑफ बैलेंस्ड लोड, अगर हमारे पास हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है, कोई अनबैलेंस किसी किस्म का हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, तो कहता है हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक फेज का इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं और उसके ऊपर सारे के सारे एनालिसिस कर लेते हैं। हमें पता है कि हर फेज का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, मैग्नीट्यूड्स सेम होने हैं, और जो फेज है, जो एंगल है, वो 120 डिग्रीज अपार्ट होना है। तो हम पर फेज, यानी कि हम एक इक्विवेलेंट सर्किट लेके उसके ऊपर अपना एनालिसिस करके, तो उससे जो भी हमें V5 की वैल्यू निकलेगी, उसके 120 डिग्रीज के फेज शिफ्ट के साथ दूसरे की, और उसके 120 डिग्रीज के फेज शिफ्ट के साथ तीसरे की हम मेंशन कर सकते हैं। हमें तीनों के ऊपर अलग अलग से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमेशा याद रखना है, सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो हमारे पास है कि हमारा सिस्टम बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अनबैलेंस सिस्टम हुआ तो ऑब्वियसली फिर तीनों कॉइल्स जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगी, क्योंकि तीनों अनबैलेंस के बारे में मैंने पहले बताया था, थर्ड हार्मोनिक के बारे में, कि उसके केस में जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस नहीं रहता का मतलब यह है कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तीनों का, आपस में डिफरेंट होगा, या फिर जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्रीज हमारे पास नहीं रहेगा, उनमें से किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, कंप्लीट अनबैलेंस आ जाएगा उसके अंदर। और ये आखिरी चीज है आज के लेक्चर की। इसके अंदर हमारे पास था कि मैंने आपसे ये कहा था कि हमने जब ये सारा कुछ ड्राइव किया तो हमने कंसिडर ये किया था कि हमारा जो लोड है वो लैगिंग है। ये जो तीनों चीजें हैं बेसिकली बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह की हैं। इसके अंदर वो ये मेंशन कर रहा है कि अगर हमारा जो लोड है वो यूनिटी पावर फैक्टर का हो, तो जो रिलेशन है बिटवीन V5 एंड EA वो क्या होगा, अगर लैगिंग का हो तो क्या होगा, और अगर लीडिंग का हो तो क्या होगा। तो इन इक्वेशंस की तरफ, इन डायग्राम्स की तरफ अगर आप देखो तो आपको अंदाजा होगा, ये पहला यूनिटी के लिए V5 के इन फेज IA है। इसका मतलब क्या हुआ कि IA RA यूं बनेगा और इसके 90 डिग्रीज पे J एक्सेस IA बनेगा, तो ये टोटल हमारे पास EA है। ये इंड्यूस हुआ था अंदर EMF, ये हमारे पास सारे लॉसेस हुए, और एंड में जो टर्मिनल पे हमें मिला वो V5 मिला, जो कम था किससे, EA से। अभी आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे EA जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है IF के ऊपर, क्योंकि हमने इस चीज को पहले स्टेब्लिश कर लिया, फील्ड करंट जितना ज्यादा होगा EA उतना ही ज्यादा होगा। और अगर लैगिंग होगा वोल्टेज तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, इस केस में अगर आप देखो तो उसने तीनों V5 को कांस्टेंट लिया हुआ है और देख रहा है कि EA कैसे बदल रहा है। अगर हम, क्योंकि हमें पता है, हम चाहते ही हैं कि हमारा टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो V5 वो है जो टर्मिनल पे आना है। अगर हम इसको कांस्टेंट लेंगे तो इसके केस में अगर आप देखो तो EA जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो EA ऊपर वाले के केस से ज्यादा है। यही V5 अचीव करने के लिए हमें पहले की निस्बत ज्यादा फील्ड करंट देना पड़ेगा, ज्यादा फ्लक्स देना पड़ेगा, तो V5 मिलेगा। किस केस में, लैगिंग के केस में। लैगिंग नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये V5 है, ये IA है, ये लैग कर रहा है। IA जाहिर बात है इन फेज विद IARA जो है वो इन फेज विद IA होगा, और इसके 90 डिग्रीज पे J एक्सेस IA। तो
अगर V5 को कांस्टेंट रखें तो यहाँ के मुकाबले में, यूनिटी के मुकाबले में वही V5 अगर हम लैगिंग के केस में अचीव करना चाहते हैं तो हमें IF की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा, EA ज़्यादा होगा, फिर जाके हमें V5 उतना मिलेगा। और अगर हमारे पास जो लोड है वो लीडिंग है, तो लीडिंग के केस में अगर आप देखो तो उसी V5 के लिए EA बहुत कम है। यानी कि वही V5 अचीव करने के लिए अगर योर जनरेटर इज़ सप्लाइंग ए लीडिंग लोड, देन जो IF की क्वांटिटी है या IF की जो मिकदार है, उसको आपने कम रखना है इन दोनों केसेस से। कम IF के ऊपर कम EA पैदा होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग V5 ज़्यादा होगा। इसके केस में सबसे ज़्यादा IF चाहिए क्योंकि लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं और V5 की वैल्यू ज़्यादा कम है। इसके केस में मिडल में। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमारे पास जो टोटल लोड जो है, वो एक जनरेटर के ऊपर जो पड़ा हुआ है, उसकी अगर नेचर बदलती है तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर IF को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वेरी करेगा। वो किस अगर हमने IF को कांस्टेंट रखा मतलब EA को कांस्टेंट रखा तो वो वेरी किस तरह से करेगा कि लैगिंग के केस में अगर वो 210 वोल्ट्स थे, तो हम लैगिंग हटा के यूनिटी वाला लोड उसके साथ लगाएँगे तो वो 220 के ऊपर चला जाएगा। और अगर यूनिटी वाला लोड हटा के लीडिंग वाला लोड लगाएँगे तो वो 240 पे चला जाएगा। यानी कि उसी सेम IF के ऊपर, उसी सेम EA के ऊपर हमारा V5 जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम ये डिज़ायर नहीं करते, ये हमारे लिए हाइली इनकन्वीनिएंट है, तो इस काम को अवॉइड करने के लिए फिर हमें एक्साइटर जो है उसको उससे फाई को बदलना पड़ता है, ताकि अगर वो 210 से 220 पे चला गया है, हम उसे वापस 210 पे लाना चाहते हैं, तो हम IF की वैल्यू को कम कर दें। EA कम होगा तो V5 भी अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा 210 पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप IF का V5 के साथ जो रिलेशन है और V5 का और EA का आपस में जो रिलेशन है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लोड, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे वही बात उसने की हुई है कि नोट दैट फॉर अ गिवन फेज वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट अ लार्जर इंटरनल जनरेटेड voltage is needed for lagging loads than for leading loads, और therefore a larger field current is needed with lagging loads to get the same terminal voltage। exactly वही बात जो मैंने अभी की है। Alternatively अगर हम field current को constant रखते हैं और magnitude of load current को constant रखते हैं तो terminal voltage is lower for lagging load, वही बात जो भी मैंने बाद में की, and higher for leading loads। terminal voltage V5 की बात कर रहा है इस केस में। तो in real synchronous generators the winding reactance is much higher than the winding resistance, क्योंकि वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो बेसिकली उसने सारे का सारा लोड उठाना है और वो स्टेटर के ऊपर है, और वो स्टेटर के ऊपर हमने डाली ही इस वजह से थी क्योंकि उसने मैक्सिमम लोड प्रोवाइड करना है, तो उसका गेज बड़ा होगा, वो हैवी होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगी। वो ये कहता है कि रियल सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस को और रिएक्टेंस इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। एसी फ्लो करेगी तो रिएक्टेंस ज्यादा होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा ड्रॉप उस रिएक्टेंस के अंदर होगा। तो बेसिकली वो कहता है कि आर ए की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंस। तो बाज औकात हम लोग आर ए वाले लॉस को यानी कि आई ए आर ए वाले लॉस को इग्नोर भी कर देते हैं। अगर हम इग्नोर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये जो जे एक्सेस आई है ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके लगेगा। तो ये वो लार्ज एसी रियल एंड लार्ज एसी सिंक्रोनस जनरेटर मशीन्स के बारे में बात कर रहा है। इसको हम आगे जाके देख लेंगे कि ये किस तरह से इस तरह से होता है, जो इग्नोर करने के बाद उसका जो बिहेवियर है वो क्या होता है। ठीक हो गया, चलें जी। इस लेक्चर को अभी के लिए यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको आगे लेके चलेंगे, पावर और टॉर्क के बारे में देखेंगे। तो अभी लेक्चर फिलहाल ख़त्म हुआ।